बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन इकनी रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। राजा साहब कल कह लें कि इरादतन नीयतन और कह लें कि रोड बंदतन जो है ना वो छुट्टी पे थे। इनको रास्ता भी बताया था लेकिन ये आए नहीं, जैसे कल भी हमने जिक्र किया था। और आज सुहेल रशीद साहब के बारे में पता चला है कि वो पहाड़ों के इलाके में कहीं निकले हुए हैं कुछ सैर सपाटे के लिए। हाँ जी, कश्मीर की तरफ गए हुए हैं। तो वसीम मलिक साहब डाक जज के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर। और आपको नजरीन डाक जजेस के हवाले से अपडेट ये भी दें कि नोटिफिकेशन जारी हो गया और मंडे या ट्यूसडे को दोनों जो डाक जजेस हैं वो अपने उहदों का हलफ भी उठा रहे हैं, सरदार तारिक साहब और मियाँ खेल साहब। तो मियाँ खेल साहब के हवाले से जैसे पहले हमने बताया था कि वो इनकार कर चुके हैं। कमीशन ने कहा, जुडिशल कमीशन ने ज़बरदस्ती करनी जी आप बनेंगे ही बनेंगे। तो जो उन्होंने पहले वड्डी जिनाह की थी अब वो वड्डी जिनाह को उन्होंने निक्की जी हाँ में कन्वर्ट कर दी है और उनकी निक्की जी हाँ बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच भी गई है। वो उनको बना लिया गया और अब वो बतौर जज फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया है सिकंदर सुल्तान राजा साहब और इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट है। इसमें मलिक साहब, राय साहब, शुरू किया गया है बल्ले के इंतखाबी निशान से और फिर उसके बाद जो कागजात नामजदगी छीने गए उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसों में वफादारियाँ तब्दील करवाई गई, PTI छुड़वाई गई, उन सारी प्री पोल से लेके उसके बाद फिर इलेक्शन डे का भी जिक्र है कि इलेक्शन डे पे क्या कुछ होता रहा। इलेक्शन डे के बाद फिर पोस्ट इलेक्शन जिसमें फॉर्म 45 आ गया, पोलिंग एजेंटों को बाहर निकालना आ गया, फॉर्म 45 मीडिया से शेयर ना करना, नताइज कानून के मुताबिक तैयार ना करना, RO की तैनाती का भी जिक्र है। उसके बाद नाज़रीन मखसूस नशिस्तों तक आके जो है ना वो मामला उठाया गया है। और पहले हलीम आदिल शेख साहब ने ये एक शिकायत दायर की थी, साथ उनके नूरुल हक कुरैशी साहब थे, एक तीसरे साहब थे उनके साथ, मुझे इंशाल्लाह उनका नाम जहन से निकल गया, शाहिद गालिबन को नाम था उनका, शाहिद बशीर इस टाइप का को नाम था। अब PTI ने बतौर जमात यानी कि उमर अयूब साहब ने बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कंप्लेन दायर की है। तो इसकी तफसीलात के बाद थोड़ा सा कल वाले व्लॉग के अपडेट भी आपसे शेयर करेंगे। तो पहले इसी के ऊपर बात करते हैं। मलिक साहब आपसे आगाज़ कर रहे हैं, आप मेहमान के तौर पे एक बार फिर आज हमें आपने टाइम दिया। वैसे मेहमान की हम खातिर तवाज़े भी कर रहे हैं, अभी चाय और पकौड़े शकोड़े आ रहे हैं मलिक साहब के लिए। मलिक साहब कैसे देख रहे हैं इस जो कंप्लेन आई है इसको, प्रोसीजर? क्योंकि ये है कि जब ये मामला टेकअप होगा, जब भी होगा तो पहले एक सीनियर जज को राय के लिए जाएगा। अब मंसूर अली शाह साहब या मुनीब अख्तर साहब दोनों ही हैं, दोनों में से किसी एक को जाएगा, वो राय देंगे कि ये काबिल मवाद इस कदर इसमें है कि इसको देखा जा सकता है, तभी वो बात आगे की तरफ बढ़ेगी, वरना तो नहीं बढ़नी। तो क्या लग रहा है आपको, टेकअप होगा नहीं होगा? अगर होगा तो मुमकिन तौर पे शाह साहब की क्या राय हो सकती है? अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब आप दीजिए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। क्या ये ऐसा भी मुमकिन है कि काजी साहब खुद को राय के लिए भेजते? नहीं। अगर तो ऐसा मुमकिन हो तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अगर इन दोनों जजेस में से किसी जज को भेजा जाता है तो फिर वो जिस तरह से राय आएगी, बल्कि राय आ भी चुकी है, वो जो मखसूस नशीस्तों का एक फैसला है वो इटसेल्फ एक चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन हाँ, के खिलाफ। इन अ पेक्युलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ जनरल इलेक्शन 2024, 2 पैराग्राफ जस्टिस मंसूर अली शाह और 7 दीगर जजेस के जो अक्सरियती फैसला था 8 जजेस का, उसमें से 2 पैराग्राफ शुरू ही इस एक जुमले से होते हैं। और अभी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी एक चार्जशीट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भेजी है, आप ज़रा तफसीली फैसले का इंतज़ार कीजिए जो मखसूस नशिस्तों का है, और उन मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले के अलावा जो इजाफी नोट्स आएंगे आप ज़रा उनका इंतज़ार कीजिए। तो वो इस रेफरेंस से या इस शिकायत से ज़्यादा सख्त और ख़तरनाक बातें होंगी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंडक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही सवालात उठा रहे हैं। लेकिन जब तक चीफ जस्टिस काजी फजीसा साहब बैठे हैं मुझे इसमें कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। वैसे भी उनका टाइम ही कितना रहेगा। लेकिन एक बात तो है ना वसीम, जिस तरह आपने कहा जी कि अगर जस्टिस मुनीब को या मंसूर शाह को भेजा जाता है तो फिर मुमकिन है ये मामला आगे चले और चलना भी चाहिए। ये कि नहीं, इसमें बड़े सीरियस किस्म के जो इल्ज़ामात लगाए गए और फिर जो कमिश्नर पिंडी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका भी जिक्र है मेरे ख्याल में इसमें। और मेरे लिए जो दिलचस्पी की बात है वो देखने के लिए वो ये है कि क्या आपको पता है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब अमेरिकन और ब्रिटेन का बड़े ही हवाले देते होते हैं वहाँ के जो जमहूरियत के
अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले की बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप पर जब हमला हुआ था, कातलाना हमला हुआ था, तो क्या नाम था उसकी जो खातून की थी, वो उसकी सेक्रेट सर्विस की जो इंचार्ज थी, डायरेक्टर थी जो भी थी, उसको कटहरे में ला खड़ा किया गया, उस पर सवालात किए गए। मेरे लिए ये रिज़ाइन कर दिया बाद में उसने। मेरे लिए ये देखना है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो असूल पसंदी के बड़े दावेदार हैं और वो कह रहे हैं कि मैं, उनको शायद ये ज़ौम है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है या आइन है वो उसका फेरा मैं लहरा रहा हूँ, उसी वजह से है। अगर ये असूल पसंदी की बात करें, जिस तरह वो अपने मुमन हवाला जात देते रहते हैं, रिमास भी देते रहते हैं, तो ख़ुद को कटहरे में खड़ा करेंगे कि नहीं खड़ा करेंगे, ये मेरे लिए देखना बड़ा आम है। अच्छा, और दूसरा कमिश्नर रावलपिंडी को वो बुलाते हैं या नहीं बुलाते, ये दो चीज़ें मेरे लिए देखनी बड़ी आम है। कि अगर वो असूल पसंदी की बात करते हैं तो कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बाकी लोग चलाएं, जो उसके मेंबर हैं, मैं खुद को कटहरे में खड़ा करता हूँ। ये अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है, वो कटहरे में जिस रोज़ चीफ जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, उन्होंने कटहरे में जब खड़ा किया तो वो फिर आके सहाफ़ियों को इंटरव्यू देने आ गए थे और उन्होंने अपनी वो उसमें आप तो अलाकार थे। देखिए मेरा काम सहाफ़त है, सहाफ़त में गया, वो खबर मिली हमें, तो जिनको बुलाया गया तो सारे यही कहते हैं हम साफ़ी, हमारा काम था खबर के लिए हम आ गए। चलें, किसी को किस लिए बुलाया गया हो, किसी की किस्मत ने साथ दिया हो। अच्छा, इस तरह के आपको एक ना लाइटर नोट एक बड़ी ज़बरदस्त बात बता दूँ। इस तरह के जो इंटरव्यूज होते हैं वो एक साफ़ी का एक प्रोफाइल बनता है कि यार उसके क्रेडिट में एक खबर होती है। ये इंटरव्यू वो कहते हैं ना मेरे गले पड़ा है ये इंटरव्यू मेरे गले पड़ा है, मैं वजाहतें दे थक गया हूँ। कोई इस बात से नाराज़ है कि मैं बाकी दो सहाफ़ियों की तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खासा करीब हूँ, और कोई मुझे डाउट कहता रहा है, और कोई इस बात पे नाराज़ है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सामने खड़े थे, तुमने गिरबान क्यों नहीं पकड़ा, इतने आसान और इतने शाइस्ता अंदाज से तुमने सवाल क्यों किया। तो ये जो इंटरव्यू था ये मेरे गले पड़ा है। अब आप एक काम करें, आप ब्रिटिश हाई कमीशन पे एक लेटर लिखें, शायद वजाहत मानी जाए। चलें, हाँ, अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो रेफरेंस आया है ना, और जब तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बैठे हैं, बाकी निज़ाम को छोड़िए, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिसके कहने पे ये सब कुछ किया वो प्रोटेक्शन तो उन्हें देंगे, लेकिन जब तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बैठे हैं वो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहीं कटहरे में आते हैं तो काजी फाइज ईसा साहब डायरेक्टली खुद ही कटहरे में फंसते हैं, और अगर काजी फाइज ईसा साहब कहीं कटहरे में फंसते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद फंसते हैं। तो इन दोनों ने जिस तरह इंतखाबात में प्रेमा फिशाए अब तक के, जो हम कोई ये ओपिनियन की बुनियाद पर नहीं कह रहे, ये एडमिटेड फैक्ट्स हैं हमारे माजी करीब के, तो उन दोनों के दरमियान चीफ जो पंजाब के इलेक्शन कमीशन है उन्होंने लेटर लिखा था कि यार ये क्यों ये कागज छीने जा रहे हैं, क्या सारा कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली, वो जितने भी इंतखाबात से कबल का एक जो सिनेरियो था, फिर पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो था, उसमें जो जो इकदाम किए गए थे, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, आपको याद होगा कि जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात की तारीख दी थी, उस वक्त अटॉर्नी जनरल समेत, इलेक्शन कमीशन के वकील समेत, उस वक्त की जो पीडीएम हुकूमत है वो, और फिर हमारे कुछ सहाफ़ती दोस्त हैं, सहाफ़ी दोस्त, वो आकर ना रोज़ भाषण देते थे। वो कहते थे कि जी वो आप 90 दिन की तो बात करते हैं, 60 दिन की तो बात करते हैं, आइन के आर्टिकल 224(2) की तो बात करते हैं, आप 218(3) को क्यों भूल जाते हैं। अगर आज इंतखाबात होते हैं तो फिर वो जो मरकज़ के इंतखाबात होंगे उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। जी। और वो जो सारा सिनेरियो था, और उस सारे सिनेरियो में जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से रेजिस्टेंस थी, उस कैंप में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इटसेल्फ क्या किरदार था, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। तब इंतखाबात नहीं करवाए गए कि साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते बाद में अगर हम करवा दें, लेकिन जब 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो फिर 218(3) की तो कोई जिक्र ही नहीं करता, कोई बात ही नहीं करता, आज तक सब खामोश है। तो अगेन चीफ जस्टिस काजी फाइज, अच्छा मैं ये समझता हूँ कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक ज़बरदस्त काम किया, आमिर फारूक साहब के खिलाफ रेफरेंस शिकायत, सिकंदर सुल्तान राजा और चारों इलेक्शन कमीशन के जो सूबाई अहदेदार हैं उनके खिलाफ शिकायत, और काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक दरखास्त दायर की। लेकिन ये जो रेफरेंस सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ दायर हुआ है, ये असल में दर हकीकत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस है। मैं वसीम साहब जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मैं कहीं पे निकाय कहीं पे अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो यही है कि जो इस रेफरेंस में जो दायर किया गया, इसमें अब देखिए जिस तरह जुल्करनैन ने बात की ना कि वो 13 जनवरी के फैसले से लेकर
मतलब आज तक जो कुछ होता रहा उसमें वो तमाम चार्जेस लगाए गए, कहा गया जी कि ये इल्जामात है ये इवन के जो इंतखाबात उन्होंने 90 रोज के अंदर तब नहीं करवाए थे पंजाब के असेंबली में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है वसीम। अब ये इस बात से कोई तो इनकार नहीं कर सकता ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नॉमिनेटेड लोग थे उनसे कागजात छीने गए, ये तो इसके एविडेंस भी मौजूद है ना। काजी साहब ने नहीं देखे थे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड में वो सीडी और वो कहा था कि आप जरा कोर्ट रूम में हमें चलाने की इजाजत दे दें। उन्होंने कहा था कागज का टुकड़ा दिखा दें, वो नहीं था। तो कागज का टुकड़ा भी दिखाने लगे थे। आपको याद होगा कि आखिरी समातों पे जब 13 जनवरी के फैसले के बाद 14 जनवरी को आके लतीफ खोसा साहब ने कहा था कि हम आपके सामने ये दरखास्त वापस ले रहे हैं, उससे 2 दरखास्तें कबल मुझे याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दस्तावेजात का पलंदा लेकर आई थी और उसके साथ पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक अच्छी तैयारी के साथ आई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील गालबन लतीफ खोसा और शेब शाहीन और दीगर लोग थे। ये कमरा अदालत में खड़े चीखते रहे कि हुजूर आपने बाकी वो भुट्टो केस में तो नसीम हसन शाह दीगर का इंटरव्यू और वो सारा वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो चला तो काजी फैजी साहब देखने भी उन्होंने उसका अच्छा वसीम वीडियो कागज का टुकड़ा वसीम मलिक साहब आइन के तहत वसीम मलिक साहब, अब देखिए मैं जब एक बात करता हूँ तो हमारे दोस्त कुछ नाराज़ होते हैं कि नहीं यार वो तो बड़े आइन और कानून। असल में काजी साहब जो भी आज तक जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं उस वक़्त से लेकर आज तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितने भी फैसले हुए हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी पटिशन दायर की है वो काजी साहब ने अपने बेंच के सामने लगाई और काजी साहब ने उसके ख़िलाफ़ फैसले दिए। मैं ये कहता हूँ कि ये मुंतकम मजाजी है, उस पर मबनी फैसले थे, ये मुनसफ मजाजी पर मबनी फैसले नहीं थे, जिस पर हमारे दोस्त कुछ कहते कि नहीं। जब उन्हें बात दिखाएं कि यार ये चीज़ है तो फिर वो आगे से वही आपकी बात, जिस तरह वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसला दिया था तो वो बीच में और चीज़ लेकर आते थे। अब जो फैसला दिया है अभी तो वो 8 फरवरी के उस हवाले से बात नहीं करते। और 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से भी मैं आपको बताऊँ कि जो ये है ना कि जो दरख्वास्त लगी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर वो भी लगेगी ज़रूर, उस पर वो भी खुलेगी। चले वो कब खुलती है कब लगती है क्या मामलात होते हैं वो तो उस वक्त देखेंगे। लेकिन एक चीज़ जो आप लोग काउंट डाउन अक्सर करते रहते हैं ना, कमर मेकन है, आप हैं, वसीम मलिक साहब भी लिखते रहते हैं कि काजी साहब कितने दिन रहे, काजी साहब कितने दिन रह गए, उसमें एक एडिशन कर लें अच्छा कि जनवरी में रिटायरमेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की भी। हाँ तो ज़रा काउंट डाउन उधर भी स्टार्ट कर दें। और वसीम मलिक साहब फरवरी का मेरा उससे पहले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो जाती है तो फिर वो क्या होगा, वो बाद में चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला यही है। तो नकवी साहब के केस साहब भी चले जाएं तो उनके खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। अच्छा नहीं वो है कि वो ये नहीं, उसमें ये मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, पहले टेकअप हो जाए, पहले टेकअप। मेरा कहने का मकसूद ये था कि अगर वो टेकअप हो जाती है तो क्या वो रिजाइन कर सकते हैं? टेकअप हो गया फिर रिजाइन कर भी दें तो मामला चलेगा। नकवी साहब वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, सही या गलत ये बात की बात है। जो नकवी साहब को निकालने के लिए तय कर चुके हैं वो सारा चलेगा, बहुत सारे उनके गले पड़ेगा। आर्टिकल 6 भी लग सकता है अगर उस तरह मामला हुआ तो ये कह सकते हैं। नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 6 की वाले से बात नहीं कर सकती, उसका मैंडेट नहीं है। सच्ची जो बात है वफाकी हुकूमत का वो फेडरल गवर्नमेंट का फैसला होता है, हाई कोर्ट के जजेस पर खुसूसी अदालत। यस। अच्छा, इस पे नाज़रीन कल जो हमने वीलॉग किया था इस पे को मुज़ाकरात की और इन चीज़ों का हमने जिक्र अज़कार किया था, उस हवाले से आपको कुछ हिंट्स मिलना शुरू हो गए, कुछ प्रैक्टिकली जो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक के बाद एक हो रही हैं और हुकूमती, आज तो मुसद्दिक मलिक साहब ने इनफैक्ट पेशकश भी कर दी है, आए बात करते हैं। और कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी हमें इन चीज़ों को गौर से देखना भी होगा और इनका सदेबाब भी करना होगा। फिर मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब आए कि जनाब आपने तबाह कर दिया सी पैक को मुराद सईद के जरिए लटरम बटरम। तो जितनी मर्जी ये चीखें मार लें राय साहब, रावी चैन चैन लिख रहे हैं। नहीं, रावी की बेचैनी का वक्त शुरू हो जाता है जी, रावी चैन वाली बात नहीं है। अच्छा, तो ये ट्वीट किया चैन वाला? नहीं, आज नहीं किया देखा। वैसे बेचैन हुए पड़े हैं रावी इस वक्त सारे। अच्छा, एक और चीज़ है, कल हमने जिक्र किया था अरशद शरीफ साहब के केस का। मुझे कमेंट्स में भी लोगों ने कहा कि यार आपने शुरू में जिक्र कर दिया तो उस पर अब डिटेल नहीं कर सके थे। वो नाज़रीन मामला ये है कि 2 साहिबान की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, ठीक है। उनका ताल्लुक मीडिया से, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जनाब ये हर बंदा आप पे तनकीद कर रहा है कि जी आप ये केस नहीं लगाते, आप ये केस नहीं लगाते, आप क्यों नहीं लगा रहे कि उसका लगा दें। उन्होंने कहा कि यार 5 मेंबर बेंच है तो अभी फिर छुट्टियां चल रही हैं जजेस की, तो मैं केस कैसे लगाऊं। उन 2 साहिबान ने मशवरा दिया जो वक्फाने हल बताते हैं वहाँ मौजूद अफराद।
वो कहते हैं कि जी वो फिर चीफ जस्टिस को कहा गया कि जनाब लाजमी तो नहीं है कि 5 रुकनी में ही लगे, अगर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि ये 5 मेंबर ही सुनेगा तो अब 3 के सामने भी लगा सकते हैं। तो चीफ साहब ने जो उनके सेक्रेटरी हैं हमारे ज़राए बता रहे वो वहाँ मौजूद थे, उनको कहा कि जी ये नोट कर लें। फिर उन्होंने कहा कि जी अगर हम देखते हैं कोई ऐसा ऑर्डर ना हुआ कि 5 मेंबर ही सुनेगा तो 3 के सामने लग जाएगा। नॉर्मली होता ये है कि जब किसी बड़े बेंच ने ऑर्डर किया वो तो छोटा उसको, क्योंकि 5 जजों का ऑर्डर 3 जज रिवर्स नहीं कर सकते या उसमें तरमीम नहीं कर सकते, तो लगता नहीं है, लेकिन चले पर उन्होंने लगा दिया। तो जो उनको कहा ये पता है किस मशवरा क्या दिया गया, जो असल खबर है मशवरा उन्हें यह दिया गया कि जनाब इसको लगाएं मंसूर अली शाह साहब के पास या अथर मिर्ज़ा साहब के सामने। अच्छा उन्होंने कहा जी क्यों? वो कहा जी ये जो बड़े आजकल चैंपियन बने हुए एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जाने की और ये जानेंगे, गोया वो दोनों साहिबान जैसे ये तासुर दे रहे थे कि ये सारे मामले के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। अब मुझे तो बड़ी हैरत हुई ये सुन के कि यार ये इस किस्म का मशवरा मीडिया के लड़कान शायद खुद ये समझ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर वो जाके दे रहे हैं। आपने खबर तो दे दी, आपने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को 2 सहाफ़ी हजरात ये मशवरा देते हैं। मैं चले हम मशवरे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। मशवरा ही, मैंने भी मशवरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा वो केस लगा देते हैं जो वो अच्छा चीफ जस्टिस ने इस वजह से लगाया कि यार अब हर बंदा ही मुझे तनकीद कर रहा है कि ये केस क्यों नहीं लगाते। उन्होंने कहा चले आप लोग भी कह रहे हैं, चले मैं लगा देता हूँ। आप लोग भी क्या, मतलब जो एक खबर है कि 2 लोगों ने कहा तो चीफ जस्टिस कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुए। उन्होंने कहा यार लगा, ये तो अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है। नहीं, इसको पॉइंट आउट करना भी कह सकते हैं ना कि यार एक बंदे का एक केस है, वो तो अब हम भी कभी जज को मिल गए। अच्छा मैं इस वाले से एक बात आपको बताऊं, मैंने एक दफ़ा सरदार तारिक साहब को कहा, मैंने कहा सर मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया है कि एक फैसलाबाद जेल में बंदा उसको कैंसर है, वो उसने पटिशन की हुई है, अर्ली हियरिंग भी डाली हुई है, वो बंदयाल साहब के पास अर्ली हियरिंग 1 साल पड़ी, वो डिसाइड उन्होंने नहीं किया कि लगाना या नहीं। उसकी अपील है, वो कहता है मेरी सज़ा सस्पेंशन की है, आप सुन लें, बेशक डिसमिस कर दें और सुने तो सही, लगाएं तो सही। तो सरदार साहब ने कहा यार वाकई ये फैसला जो भी हो अकॉर्डिंग टू, मुझे तो नहीं पता केस में क्या है, लेकिन वो आप मुझे बताएं, केस का नंबर शेयर करें, मैं वो लगवाऊंगा। उसका राइट है बंदे का कि बंदा कैंसर है उसको तो ट्रीटमेंट तो उसको मिलना चाहिए। उन्होंने कहा लाजमी नहीं है कि बेल ही हो, बेल ना भी हो तो उसके ट्रीटमेंट का ऑर्डर तो हो सकता है। सुने तो वो एक तरह से मेरी निशानदेही थी उनको कि जी ये इस तरह का केस है। मैं आपकी बात समझ गया, पॉइंट टेकन, लेकिन मसला एक और है, मसला एक और है। अर्शी शरीफ साहब का केस बहुत पहले लग जाना चाहिए था। यही चीफ जस्टिस हैं, जब मतीउल्लाह जान साहब ने बरह रास्त नशरियात थी हाईलाइट किया तो उन्होंने कहा कि हम रजिस्ट्रार ऑफिस से इस केस की तफसीलात देखते हैं और फिर इस पे सोचते हैं। आप ये मुबालगा बेसिस से काम रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि इस मुल्क के अंदर भी लोगों के साथ जो है ना साफियों के साथ वो अलग केस था। जब मतीउल्लाह साहब ने पहली मरतबा बात की थी तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम रजिस्ट्रार ऑफिस से इस हवाले से मालूमात ले लेते हैं, फाइल ले लेते हैं, फिर बाद में। और एक ऐसा केस वो जो गालबन मई के शुरू में होता है, सहाफ़ियों का ही वही केस, और उसी केस की समाअत थी वही 100 मोटर था 2021 वाला काजी फायज ईसा साहब का। और ये वाहिद केस है जिसकी बरह रास्त नशरियात नहीं हुई थी, मतलब वाहिद हेयरिंग है, और उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को किसी ने मुखातिब करके अर्शी शरीफ साहब का हवाला भी नहीं दिया था। चीफ जस्टिस वहाँ खुद से ऑब्जर्वेशन देते थे। मुझे अब भी याद है चीफ जस्टिस के अल्फाज थे कि एक सहाफ़ी जिसके साथ बैरून मुल्क में एक वाक़या हुआ उस पर तो सब बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में माजी में मौजूदा हालात में भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि माजी में जो कुछ होता रहा उस पर आप बात क्यों नहीं करते? ऐसा ही है। 10 माह 12 माह आपने केस नहीं लगाया और उसके बाद आप किसी की निशानदेही पर भी केस लगाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा और मैं आपको फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की उन ऑब्जर्वेशन को याद दहानी करवाऊंगा कि जब वो कहते थे कि क्या हमें नहीं पता कि माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहाँ से चलती रही है, क्या हमें नहीं पता कि माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये फैसले कौन करता था कि केस कौन से लगाने हैं, बेंच कौन से बनाने हैं। तो यहाँ पर ये आपकी खबर अगर वो दुरुस्त है तो बेंच कौन सा बनाना है और केस कौन सा लगाना है, बात हुई ना, ये तय कहीं और हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पे इन्फ्लुएंस हुए, तो चाहे वो मशवरा था, मेरे नजदीक ये अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत थी जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कर दी। तो वैसे कमेटी ने बनाया था। तो नाज़रीन वैसे आप आखिरी कमेंट रहे सब क्योंकि लंबा हो रहा है काम, ये जो नून लीग की चीखें इस पे अगर करना चाहें और अच्छा मैं इस पर जो कल वसीम मलिक साहब ने भी बात की थी और आपको याद होगा कि आज से 5 दिन पहले मैंने ये बात की थी आपके वीलाग में कि बनी गाला के रेनोवेशन के हवाले से। तो मेरी जो इतलात है ना जी वो ये है कि बहुत सारे मामला तय हो चुके हैं, एक जो गोटी फंसी हुई है, अब शायद वसीम साहब के अपने सोर्सेज है, आपके अपने सोर्सेज हैं, वो कमीशन बनाने के हवाले से गोटी फंसी हुई है, कमीशन बनाने के हवाले से। अब वो कमीशन कौन सा, ये थोड़ा सा मैं इसको एलिब्रेट करूंगा। वसीम मलिक साहब ने कहा कि वो इद्दत वाले मामले में उन्होंने माफ़ी मांगी थी, रियासत ने बिल्कुल दुरुस्त बात की थी।
उसको मैंने उस खबर को काउंटर चेक भी किया था और बिल्कुल वो हकीकत पर मबनी है कि उन्होंने कहा था कि हम इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। अब खान साहब की अच्छा, ये बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं हमारे कि इसमें फलां नहीं। मैं आपको नाज़रीन बता दूं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये खान साहब की शराइत पर हो रहे हैं। खान साहब ने अपनी कुछ शराइत उनके सामने रखी थी, जिनमें से बहुत सारी शराइत पर वो बातचीत मामला तय पा गए हैं। और जो मेरी खबर ये है कि एक कमीशन के हवाले से जिसमें वो खान साहब का जुडिशल कमीशन के हवाले से उनका इसरार है, उस पर थोड़े से मामलात अड़े हुए हैं। जैसे ही वो मामलात होंगे, और मुझे जो लग रहा है कि वो मामलात कमीशन पर बन जाएंगे और खान साहब, मेरी जो इतलात है कि 14 अगस्त से कबल खान साहब के साथ जो है ना वो बनीगाला शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छा, बहरहाल 14 अगस्त से पहले राय साहब ने डेट भी दे दी है। बहरहाल मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि लाहौर से कुछ रिहाइयों की इतलात आ रही हैं वसीम मलिक साहब। आज से एक हफ्ता कबल फिरौनियत और तकब्बुर भरे लहजे में एक शख्स पीटीवी हेडक्वार्टर बैठ कर कहता है पाबंदी वाली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, इमरान खान, आरिफ अलवी, कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। आज उसी हुकूमत का एक और वजीर आकर कहता है कि क्या हो गया, आए बैठे बात करते हैं। इन दोनों फिक्रों में ही तमाम तर कहानी पिना है। आज के लिए इतना ही नाज़रीन। पकौड़े ठंडे हो रहे हैं मेरे साहिबान की और चाय भी। अल्लाह हाफिज़।